नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ में आपका स्वागत है। आज बात रायपुर कांग्रेस दफ्तर में पहुंचे ईडी के समन को लेकर। मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की 4 सदस्यीय टीम सुरक्षा बलों के साथ रायपुर स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन पहुंची और पीसीसी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू को समन सौंपा गया। जानकारी के मुताबिक ईडी ने कांग्रेस नेताओं से सुकमा और कोंटा में बने राजीव भवन के निर्माण से जुड़ी जानकारियां मांगी है। जांच एजेंसियों ने कुल 4 बिंदुओं पर जवाब मांगा है। सुकमा के कोंटा में राजीव भवन के लिए फंड कहां से आया, निर्माण कार्य कब शुरू हुआ, निर्माण का ठेकेदार कौन है और इससे जुड़ा पूरा वित्तीय ब्यौरा मांगा गया है। अब इस समन के बाद रायपुर में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बंगले में कांग्रेस नेताओं की एक बैठक भी हुई। इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज से लेकर सीनियर एडवोकेट फैजल रिजवी, पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर, शिव डहरिया समेत उमेश पटेल, धनेन्द्र साहू, विकास उपाध्याय और संगठन महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू शामिल हुए। बैठक में ईडी के समन को लेकर चर्चा हुई और तय किया गया कि ईडी को सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे, लेकिन इसके लिए कुछ और समय मांगा जाएगा। बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि हमारे पास एक एक रुपए का पूरा हिसाब है, जवाब देने के लिए और समय मांगा है और इसके लिए ईडी को पत्र लिखा है। वहीं कांग्रेस के संगठन महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू ने कहा कि ईडी ने जिन 4 बिंदुओं पर जवाब मांगा है, हम उन्हें पूरी जानकारी देने के लिए तैयार हैं और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। अब इस मामले में पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि पूर्व सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया। इन्हीं तथ्यों के आधार पर रेड मारी गई होगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उधर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में जितना नोट छापा है उसके विरुद्ध ये छापा है। शराब घोटाले की सच्चाई छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है। उन्होंने कहा कि क्या शराब घोटाले की सच्चाई सामने आने के बाद ईडी बड़ी मछलियों के खिलाफ प्रभावी एक्शन लेगा। उन्होंने कहा अब सवाल ये है कि ये छापेमारी केवल सियासी दिखावा है या इसकी क्या वास्तविकता है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, उससे पहले बयानों पर एक नजर। देखिए, कांग्रेस के लोगों ने सत्ता में रहकर जिस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग किया है, जनता के पैसों को पानी की तरह उड़ाया है और बहाया है और उसकी जांच चल रही है। तो जांच के तहत जो भी संस्थाओं को, जांच एजेंसियों को जहां जहां जांच करने की जरूरत पड़ेगी वहां वहां वो जाएंगे। उससे उनको डरने और घबराने की जरूरत क्यों। कल ईडी का सम्मन आया है कांग्रेस भवन में। मुझे लगता है कि अभी तक का देश के इतिहास में पहली बार किसी पार्टी ऑफिस में एक सेंट्रल एजेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट और भारतीय जनता पार्टी सरकार के इशारे पर कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर सम्मन दिए। जब प्रदेश का अभी जो कार्यालय स्थापित है, प्रदेश मुख्यालय, विपक्ष में रहते हुए तमाम हमारे कार्यकर्ताओं के सहयोग से हम लोगों ने राजीव भवन बना, आज कार्यालय संचालित हो रही है। और जिस तरह से ईडी कोर्ट में पेश करती है कि 72 करोड़ की आय से कांग्रेस कार्यालय बना है, अगर पहले ही उन्होंने साबित कर दिया कि 72 करोड़ की आय से अगर बना है तो फिर हमें जानकारी मांगने की आवश्यकता क्यों। लेकिन प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे 5 स्टार होटल भी कम है, 150 से 200 करोड़ की लागत से बनी हुई है। क्या ईडी उनकी भी जांच करेगी क्या? हमारा सवाल है, आखिर पैसा कहां से आया। कि कवासी जी के ऊपर ये भी दबाव बनाया गया कि फलाने जगह आ जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लोग समझदार हैं, राजनीतिक पार्टी में लोग समझदार हैं, यहाँ तक बात हुई। तो आप समझ लीजिए कि क्या हो रहा है। बाकी जो जांच की प्रक्रिया है, इसमें जो जानकार होते हैं, वकील हैं, इन बातों को जो जानते हैं, वो ये कहते हैं कि ये सारी जो जांच है वो किस चीज़ पे निर्भर करती है। मैं एक डायरी बना देता हूँ, मैं उसमें लिख दूंगा आपका नाम कि मैंने आपको इतना दिया, आपको इतना दिया, आपको इतने करोड़ दिया, आपको इतने करोड़ दिए, तो आपको बंद किया जाएगा क्या? वो भी डायरी कैसे लिखी गई, आज नहीं तो कल वो तथ्य देश के नागरिकों और छत्तीसगढ़ के नागरिकों के सामने आ जाएंगे। मैं उसमें अभी कुछ नहीं कहना चाह रहा क्योंकि एक प्रक्रिया में है।
चलिए, अब एक राजनीतिक दल के कार्यालय को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ गई है। ईडी के समन के बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ये जो सवाल उठ रहे हैं वो कितने जायज़ हैं। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं राजनीति देखने को मिल रही है। इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं बीजेपी से आलोक सोनी, अनिल चौहान कांग्रेस से और वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अनिल जी, आप ही के पास आना चाहूँगा। आपकी पार्टी के कार्यालय पर सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर किन पैसों से ये कार्यालय बनाया गया। तो इसी पर जवाब चलाएंगे कि कितने करोड़ की लागत से ये बना है। कुछ नंबर्स 72 करोड़ तो कहे जा रहे हैं। कब ये बन के तैयार हुआ, कांग्रेस का अपना पक्ष क्या है इस कार्यालय को लेकर? देखिए अभिषेक जी, लोकतंत्र में जितना भारतीय जनता पार्टी मर्यादाओं का उल्लंघन कर रही है, मूल्यों का उल्लंघन कर रही है, शायद ही किसी दल ने किया हो और शायद ही किसी सरकार ने किया हो। देखिए, जो भी सरकार से सवाल पूछेगा उसको इनको प्रताड़ित करना है। आप देख लीजिए, राजनीतिक दलों के चिन्ह छीने जा रहे हैं, राजनीतिक दलों को तोड़ा जा रहा है। 400 से ज्यादा विधायकों और सांसदों की मंडी लगाकर उनकी खरीदी की गई। इससे ज्यादा लोकतंत्र का चीरहरण और क्या होगा। भ्रष्टाचार के आरोप स्वयं प्रधानमंत्री लगाते हैं, ईडी के माध्यम से छापे मरवाते हैं और बाद में उन्हीं नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराते हैं। मोदी जी स्वयं उनको गमछा पहनाते हैं और जांच प्रक्रिया में है। और वो खुद कहते थे इन भ्रष्टाचारियों के बगल में बैठना भी ठीक नहीं है, और लोग इनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीयत जो है वो सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में उजागर है। रहा सवाल देखिए राजीव भवन के निर्माण का, तो हमारी जब सरकार नहीं थी, हम विपक्ष में थे, तब राजीव भवन बनकर तैयार हो चुका था। और कौन जब से राजीव साल में भवन उद्घाटन हुआ था? 2021-20? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ पे। उद्घाटन कब देखिए हुआ था कार्यालय का? 2021 में इसका उद्घाटन हो गया था। राहुल जी आए थे इसके उद्घाटन के लिए। कितना समय और ये लगा इस राजीव भवन कार्यालय को बनकर बनने तैयार में? हो चुका था। 2018 के बाद से ये निर्माण चालू हुआ। 4-5 साल की अवधि लगी थी इसको बनने में। सभी जगह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस समर्थित लोगों ने उसके लिए कंट्रीब्यूशन दिया था, ठीक है। बाकायदा रसीदें कटी थी। अब समस्या ये है अभिषेक जी तो कि ये जो एक कार्यालय भवन बना का था, निर्माण ये जो हुआ, आंकड़ा दिया जा रहा है 72 करोड़, क्या इतनी इसी लागत से बना था? ये इतनी ही लागत में बना था ये? नहीं देखिए, ये झूठा आंकड़ा है पूरी तरह। और दूसरी बात ये देखिए कि ये भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से ईडी और दूसरी केंद्रीय एजेंसियों से कोऑर्डिनेशन है, और जब सरकार ही कॉरेस्पोंडेंसी षड्यंत्र रचने लगे और षड्यंत्र रचकर और इस तरह से सवाल उठाने वालों को घेरने की कोशिश करने लगे, तो बहुत स्पष्ट हो जाता है। नहीं तो कुशाभाऊ ठाकरे भवन की जांच क्यों नहीं? मैं आपको दावे से कह रहा हूं 150 से 300 करोड़ रुपए लागत है। एक बार भी नोटिस क्यों नहीं साहब ये पैसा कहां से आया? क्यों ईडी का छापा एक दिन पड़ता है और दूसरे दिन 300 करोड़ 400 करोड़ का चंदा जाता है भारतीय जनता पार्टी को? ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड से स्पष्ट हो गया कि साहब आप डेट मिला लीजिए। 21 तारीख को छापा पड़ रहा है, 23 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के खाते में सेम उद्योगपति 300 करोड़ रुपए चंदा दे रहा है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का सच है, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे मीडिया समूह के लोग हो, सबको ये बारी बारी से दमन कर रहे हैं। और ये देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। हो सकता है आज विपक्षी दल पहले चिंतित हो सकता है कल मीडिया समूह चिंतित हो और परसों जनता चिंतित हो, लेकिन साहब ठीक। चिंता तो सबको करनी पड़ेगी। जिस तरह का ये मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, जिस तरह से लोकतंत्र को तहस नहस कर रहे हैं, जिस तरह से एक डोमिनेटिंग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और जब चुनाव आ जाए तब तो स्पेशली ये कोशिश करते हैं कि लेवल का चुनाव ना हो, विपक्षी दलों के खाते बंद कर दो, उनको परेशान कर दो, उनके लीडर्स पर आरोप प्रत्यारोप लगा दो, मीडिया जगत में चारों तरफ भ्रष्टाचार की खबरें चलवा दो। तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का सोचा समझा षड्यंत्र है सिर्फ, और बदनाम करने की साजिश है विपक्षी दलों को, और इसी पर पूरा फोकस है। ठीक। आलोक जी, क्या कहेंगे? ईडी की रेट तो पड़ गई है, लेकिन चर्चा ये हो रही है कि दिल्ली में जो शीश महल वाला फॉर्मूला जब से सफल हुआ है, क्या वही फॉर्मूला अब हर राज्य में अपनाने की कोशिश हो रही है? आपके अभिषेक जी, आपके सभी दर्शकों को, आपको और साथी प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार जी को मेरा नमस्कार। आज हमारे साथी प्रवक्ता की एक बात जो है, मर्यादा की जो बात की उन्होंने, मैं उस पर ही आना चाहूंगा। अभिषेक जी, एक बात बताइए, यदि कोई चोर चोरी करे तो क्या कानून अपनी मर्यादा में रहेगा कि उसे गिरफ्तार ना करे? यदि कोई डाका डाले, कोई जनता के हक को मारे, तो क्या व्यवस्था जो है उसके खिलाफ में कार्रवाई ना करे? ये मर्यादा बना के रख रहे हैं कि ये जो है फलाना व्यक्ति है, ये नेता है, ये अधिकारी है, ये पार्टी है। जनता के हित में जो भी डाका डालेगा, जनता के पैसे को जो दुरुपयोग करेगा, उसके खिलाफ कानून अपना कार्रवाई करेगा। उसमें मर्यादा वाली बात कैसी आ गई?
आज मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप उन पर नहीं लगा है। और आप बोलते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप किए और कांग्रेस पे, अरे आपके 10 वर्ष की शासनकाल में मनमोहन जी पे इतने भ्रष्टाचार के आरोप थे उनके मंत्रिमंडल के कि जिन्हें गिनाना मुश्किल है। उसके बाद 5 वर्ष का शासनकाल आपका छत्तीसगढ़ का सबने देखा है कि कितने भ्रष्टाचार हुए, और जो भ्रष्टाचार हुए, जो पैसा गया तो कहाँ गया, उसकी भी तो जांच जरूरी है ना, कि उस पैसे को कहाँ लेके गया गया, कहाँ पर में इस्तेमाल किया गया। आज ईडी उसी की जांच कर रही है, और आज ईडी जांच कर रही है सुकमा और कोंटा में जो कांग्रेस भवन बने हैं, क्योंकि इसमें ईडी का कहना है कि इसमें शायद आबकारी विभाग में जो भ्रष्टाचार हुआ उसका पैसा वहां पर में इस्तेमाल किया गया है, तो उसमें मर्यादा वाली बात कैसे आ गई? आप चोरी लेकिन करेंगे आलोक जी, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैंने करेंगे। इसलिए उनसे पूछा था कि जी। इसका निर्माण कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ। आप कह रहे जी, हैं जी। घोटाला हुआ 19 में तो उनकी सरकार आई थी, निर्माण 18 से शुरू हो गया, 21 में खत्म वही हो मैं गया। कह रहा हूँ कि अभी जो ईडी जांच करने गई है वो कोंटा और सुकमा में बने दो कांग्रेस भवन जो इनके कार्यकाल में संपन्न हुए हैं, उसके बारे में जांच करने गई है। मलकीत सिंह गेंदू जो इनके बड़े नेता हैं और वहां के प्रभारी बस्तर के, उनके बारे में जांच करी गई। उनको जो है नोटिस दिया गया है कि ये जो कार्यालय बने हैं, राजीव भवन बने हैं, इस पे कौन सा पैसा लगा है, कौन से ठेकेदार को आपने जो है ठेका दिया है, और ये पैसे का सोर्स कहाँ है, इसे बताना। अब इसमें कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आज कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी क्या, इन्हें जाना चाहिए, ईडी के समक्ष में अपनी बातों को प्रस्तुत करना चाहिए। ये जनता के बीच में जा करके यदि चिल्लाएंगे कि नहीं लेकिन ईडी हमें आलोक दबाव जी, डाल रही दीपक है, भैया जी ये जी, कह रहे हैं जी। कि हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में सब पहली बार हुआ है कि एक कार्यालय को लेकर नोटिस जारी किया गया, क्यों जानबूझ के नहीं छवि किया खराब जाएगा? करने की कोशिश हो क्यों रही है। नहीं किया जाएगा? क्यों नहीं किया जाएगा? अभिषेक जी मुझे बताइए, हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत सारी चीजें पहली बार हुई है, तो क्या केवल मर्यादा को ध्यान में रखते हुए यदि कोई जनता के हक को मारे, जनता के जेब में डाका डाले, उसे छोड़ दिया जाएगा? चाहे वो कोई बड़ी राजनीतिक पार्टी हो, कोई बड़ा नेता हो, जो भी जनता के हक में डाका डालेगा उसके खिलाफ में जो प्रशासन है वो शासन है, और जो भी उचित एजेंसी वो अपना कानूनी कार्रवाई ठीक है। करेगी। उसमें सहयोग करना चाहिए, और अपना दूध का दूध पानी का पानी वाले जो बातें जो करती है कांग्रेस, उन्हें स्पष्टता से सामने आकर के बताना चाहिए। ठीक। और ये बात जो है मीडिया में नहीं, आप मीडिया में कहिए, कोई बात नहीं, आपका अधिकार है, लेकिन आपको ईडी के समक्ष ये बातों को रखना चाहिए कि आपने वो पैसा लाया कहाँ से। और यहाँ पर मर्यादा वाली बात तो कांग्रेस को करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो कानून का अधिकार है, एजेंसी का अधिकार है उसको सच जानने का और जनता को सच बताने का। ठीक है, रमेश पांडे जी क्या कहेंगे? अभिषेक जी, क्या एक पॉइंट क्लियर करना चाहता था मैं, अगर आप समय दें मुझे 10 सेकंड का। देखिए, राजीव भवन जो रायपुर का है वो हमारी सरकार आने के पहले 2017 में उद्घाटन हो गया था। ये जो कोंटा और जो सुकमा के राजीव भवन बने हैं, उनका उद्घाटन 21 के बाद हुआ है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। तो जिस राजीव भवन को लेकर सवाल उठा रहे हो, तो हम विपक्ष में थे तब बनकर तैयार हो गया था, राहुल जी उसके उद्घाटन में आए थे। ये बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, बाकी आपको आगे में मौका आप देंगे तो फिर बताऊंगा जी। ठीक है, सुकमा कोंडा की बात हो रही है। ठीक है रमेश पांडे जी, ईडी की कार्रवाई को लेकर अक्सर राजनीति शुरू हो जाती है। खैर फिलहाल तो सिर्फ ईडी ने कुछ सवाल पूछे हैं जो कार्यालय निर्माण हुआ है उनको लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि बीजेपी के तमाम नेता इस बात को लेकर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है और कांग्रेस पर हमलावर हो गए हैं कि ये जो भी निर्माण हुए हैं ये सब घोटाले के पैसों से हुए हैं। सुकमा खासतौर से कवासी लखमा से सीधे तौर पर जोड़ के देखा जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कहने को तो कुछ बचा ही नहीं। मैं जब कहता हूं तो लोग नाराज हो जाते हैं। मैं ईडी पर सवाल खड़ा करने के साथ साथ कांग्रेस पर भी सवाल खड़ा करूंगा। अनिल भाई हैं, इस पर जवाब भी देंगे, जवाब भी मैं चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकरण को देख करके ये पूरा घटनाक्रम ईडी का चल रहा है वो आबकारी घोटाला है। आबकारी घोटाला कांग्रेस के कार्यकाल में ही नहीं हुआ, कांग्रेस के कार्यकाल से पहले भी उससे बड़ा आबकारी घोटाला हुआ है। अनिल भाई जानते होंगे, आलोक सोनी भी जानते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में समुद्र सिंह नाम का एक आबकारी विभाग में अफसर ओएसडी संविदा पर रखा गया था, जिसने 5500 करोड़ रुपए का आबकारी में घोटाला किया था। वो लिखा पढ़ी में है। अब कांग्रेस की सरकार आई, उसमें 2200 करोड़ रुपए के घोटाले की बात आ रही है। तो मैं तो कांग्रेस पे इसलिए सवाल खड़ा करता हूं कि कांग्रेस को ईडी को बराबर ये कहना चाहिए भाई 2200 और प्लस 5500 दोनों की जांच करिए, उसका इनको डॉक्यूमेंट्री भी दे देना चाहिए। और जो इसकी बात चल रही है
कांग्रेस कार्यालयों की, सुकमा और कोंटा की बात चल रही है। तो ईडी की कार्रवाई पर मैं कोई विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि ईडी ने सिर्फ एक जो फौरी तौर पर उसको जानकारी मिली है कि इसमें हो सकता है इसी आबकारी घोटाले के पैसे का उपयोग किया गया हो, वो उसके बारे में एक फौरी तौर पे जानकारी मांगी है। उसने निर्माण पर या निर्माण क्यों किया गया इस पर कोई सवाल नहीं खड़े किए। तो मैं यही कहूंगा कि ये ईडी ठीक है, एक तरह से जो अपनी न्यायिक प्रक्रिया या वैधानिक प्रक्रिया कर रही है उसमें कांग्रेस सहयोग करे, लेकिन आबकारी के घोटाले का जो मसला है वो पूरा पर्दाफाश होना चाहिए। 2200 करोड़ घोटाले के साथ साथ 5500 करोड़ घोटाले का भी मामला पर्दाफाश किया जाना चाहिए, तभी जनता ये समझ पाएगी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अच्छे हैं या कांग्रेस के लोग अच्छे हैं या दोनों अच्छे हैं या दोनों अच्छे नहीं हैं। ये क्लियर हो जाना चाहिए। जी, ये ऐसा क्यों लगता है रमेश जी आपकी बातों से कि एक सरकार जाती है और दूसरी नई सरकार आती है तो एक नए घोटाले का उत्सर्जन होता है और पुराने घोटाले का विसर्जन हो जाता है, कि उसकी बात करना बंद कर दी जाती है? जैसा आपने कहा 5500 में, वही पढ़ रहा था अभी कि शराब घोटाला, धान घोटाला, ये ऐसे जो नैरेटिव्स हैं कॉन्स्टेंटली दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर मरते रहते हैं। जांच होती है लेकिन किसी नतीजे तक पहुंचती नहीं है। चलिए कांग्रेस से इस पर जवाब ले लेता हूं। क्या कहेंगे अनिल जी, क्योंकि गृह मंत्री विजय शर्मा जी तो कह रहे हैं कि चिंता की कोई जरूरत नहीं है, जिन्होंने गलत नहीं किया वो बिल्कुल संशय में ना रहे, उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। देखिए अभिषेक जी, मैं एक ही बात से इसकी शुरुआत करूंगा कि अभी 24 महीने तक महाराष्ट्र के एक नेता को और एक पंजाब के नेता को जेल में रखा गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप लगभग 24 महीनों से इनको जेल में रखें, और 145 पीएमएल एक्ट कहता है कि जब तक चालान प्रस्तुत ना हो, ट्रायल ना हो, तब तक जमानत ना दी जाए। और हर बार आप शपथ पत्र देते हैं कि हम जांच कर रहे हैं, आप पूरक चालान, सप्लीमेंट्री चालान के रूप में हर बार चालान प्रस्तुत करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई कि आप जेल को नियम बनाना चाहते हैं कि जमानत नियम है, आप स्पष्ट करें, और क्यों ना हम 145 पीएमएलए को शिथिल कर दें, ये भी उन्होंने फटकार के दौरान कहा। देखिए इससे स्पष्ट है कि 24 महीनों में आप एक सबूत नहीं ढूंढ पाए, यह सर्वोच्च न्यायालय का सवाल था। तो देखिए ईडी पर सवाल उसके कन्विक्शन को लेकर है कि आप जितने छापेमारी करते हैं विपक्षी दलों पर, नेताओं पर, आप क्या उतने चालान प्रस्तुत कर पाते हैं? आप देखिए कि 3% भी रेशियो नहीं है जिनको ये सजा दिला पाए या चालान प्रस्तुत कर पाए। 97% मामले बोगस हैं। तो सवाल तो उठेंगे अभिषेक जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ईडी के आंकड़े कह रहे हैं। ईडी ने जो सर्वोच्च न्यायालय में आंकड़े प्रस्तुत किए वो ये कह रहे हैं कि 97% मामलों में ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि सवाल तो ऐसी एजेंसी पर उठेगा। दूसरी बात आप देखिएगा कि यहां सवाल यह है कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि साहब शराब नीति जिसको लेकर आप दिल्ली में हो हंगामा किए, छत्तीसगढ़ में शराब नीति बदली किसने? शराब का घोटाला जो होने का आरोप था स्टार्टिंग से, वो किस सरकार के समय था? आप करिए जांच, हम तो कोई नहीं कह रहे हैं कि आप किसी सरकार में करिए, लेकिन शुरू से लेकर अंत तक जांच करिए। तो मैं कई डिबेट में भी बोला हूं, आज भी कह रहा हूं, चाहे वो समुन सिंह का मामला हो, चाहे यार लखमा जी की हो, पूरी जांच होनी चाहिए। दूसरा देखिएगा, ये जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, प्रवर्तन निदेशालय, इसका काम है कोई बड़ी पूंजी कहीं भी लग जाए और उसका सोर्स ना दिखे तो इनको जांच करना चाहिए। कुशाभाऊ ठाकरे भवन रमन सिंह जी के सरकार के समय बना। आप देखिए कितना लग्जरी भवन है वो, किसी भी छत्तीसगढ़ के 5 स्टार होटल में वो व्यवस्था नहीं है जो व्यवस्था वहां है। क्या ईडी को उस पर संज्ञान नहीं लेना था? ईडी को तो स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार है। उसको ये मालूम था कि आरोप लगेगा कि हम एक राजनीतिक दल पर ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं, तो दूसरे की भी छानबीन कर लेते, साहब आप हिसाब दीजिए आपने कैसे बनाया। अब देखिए हमारे जो कोंटा और सुकमा के राजीव भवन है वो छोटे छोटे भवन है। मैं तो राजीव भवन का आपको उदाहरण बता दिया, हम सरकार में नहीं थे तब, विपक्ष में थे और जन सहयोग से वो बना। तो ये राजीव भवन पे सवाल नहीं उठा रहे, छोटे छोटे भवनों पे आप सवाल उठा रहे हैं। एक्चुअली ईडी उसी पर सवाल उठाना चाहती थी, लेकिन इनने कदम पीछे इसलिए खींचे क्योंकि इनको समझ में आ गया साहब तो 17 में बन के तैयार हो गया। आप बता सकते हैं, क्योंकि आपने बताया कि राजीव भवन का निर्माण तो पहले हो गया था, जाहिर तौर पर बोलचाल में पता तो चलता हो कि भवन का निर्माण कितने करोड़ में हुआ है। देखिए राजीव भवन का मैं इस बात की तो पुख्ता जानकारी आपको नहीं दे सकता कितने में हुआ है इसका निर्माण, लेकिन देखिए 72 करोड़ रुपए मेरे हिसाब से नहीं लगे होंगे। देखिए तकनीकी रूप से उस विषय को मैं नहीं जानता, हाँ ये जरूर जानता हूं कि उसमें मेरे जैसे कार्यकर्ता ने भी पैसा दिया है
कांग्रेस मतलब मैं सिर्फ पैसा नहीं दिया हूं, मैंने रसीद भी काटी है। छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए का कंट्रीब्यूशन, जो बड़े नेता हैं उन्होंने 5,000, 10,000, हमारे सभी विधायकों ने अपने 1-1, 2-2 महीने का वेतन, हमारे सांसदों ने वेतन, तो सारे लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूशन दिया है। इस तरह से राजीव भवन का निर्माण हुआ है। ठीक है। जो साथी कांग्रेस के हैं और काम करते हैं, वो अपनी मटेरियल, रॉ मटेरियल भी दिए हैं। इस तरह से राजीव भवन का निर्माण विपक्ष में रहते हुए हो गया था। आलोक तो सोनी देखिए, जी। सवाल इसका है, मैं एक उदाहरण सिर्फ और आपको दूंगा। हाँ। मैं अभी पिछले दिनों की घटना बता रहा हूं। मुझे नेशनल हाईवे पे रोका गया बिलासपुर से रायपुर के बीच। बोले साहब आप सीट बेल्ट नहीं लगाए थे। मैंने कहा आप अपना वीडियो चेक करिए। उन्होंने चेक किया, मैं सीट बेल्ट लगाया था। उन्होंने कहा आप स्पीडोमीटर ठीक नहीं रखे थे, आपकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। उनके पास स्पीडोमीटर की मशीन थी बोलेरो में। उन्होंने वो स्पीडोमीटर दिखाया, मेरी स्पीड 67 किलोमीटर प्रति घंटे की थी और वहां 80 किलोमीटर का बोर्ड लगा था। अब वो फंस गए कि साहब इनको रोके तो कैसे रोकें, तो फिर उन्होंने आखिरी मुझे जाने दिया। लेकिन वहीं बगल में भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से नेता का बर्थडे चल रहा था और नेशनल हाईवे एक तरफ जाम था, लेकिन पुलिस और प्रशासन उनसे पूछने को तैयार नहीं थी कि आप नेशनल हाईवे पे बर्थडे क्यों मना रहे हैं। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी की जवाब ले सोच लेते हैं। में। इसका एक छोटा सा आलोक उदाहरण जी, आपको दिया। उदाहरण मैं देके पुलिस वो को ये रोकने कहने के की पावर पे कोशिश सवाल कर नहीं रहे उठा रहा हैं हूं, उनकी जांच प्रक्रिया पे सवाल उठा रहा हूं। कि एक छोटे से छोटा भी प्रशासनिक कर्मचारी अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगता है। बीजेपी की सरपरस्ती में वो बर्थडे केक वाला खैर उन्होंने उद्घाटन दिया। आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, वो जो बात ईडी के शुरू की थी जो उन्होंने, कि ईडी की कार्यप्रणाली पे, ईडी के सक्सेस रेट पे कोर्ट में क्या सवाल उठाए, क्या नतीजों की बात, तो क्या कोई जांच एजेंसी जो हमारे भारत के संविधान के अधीन काम कर रही है, प्रशासन शासन के अधीन काम कर रही है, केवल सक्सेस रेट से ही क्या उनके कार्यप्रणाली पे प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है? क्या एक बात और पूछना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी जब 10 वर्षों से पिछले शासन कर रहे हैं, उसके पहले आपने कभी ईडी का नाम सुना था? क्या उसके पहले ये संस्था जो थी किसी प्रकार की कार्यप्रणाली में तो क्यों नहीं थी? इसलिए नहीं थी क्योंकि मोदी जी के आने के बाद में जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की नीति बनी हुई है और वो लागू होती है सब पर, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, कोई संस्था हो या कोई विभाग हो या फिर कोई पार्टी हो, और उन सभी के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ में जो हमारी संस्थाएं हैं, एजेंसी है, पर वो काम आलोक जी, आपने अभी ये जो बयान दिया है ये खुद ईडी की विश्वसनीयता को सवाल में खड़ा करता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक और बात बता रहा हूँ, वो तो अपने आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं कि जो भी आंकड़े होंगे उनकी बात मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। जो पार्टी लेकिन देख आज के वो ईडी अपना व्यवहार बदल लेती है। कुशाभाऊ ठाकरे की बात कर रहे हैं, हमारे प्रदेश कार्यालय की बात करते हैं कि उस पे जांच की जानी चाहिए। तो आपके पास 5 वर्ष का शासनकाल था, आपको किसने मना किया था कि आप ईडी को पत्र मत लिखिए? आपको किसने मना किया था कि सीबीआई को पत्र मत लिखिए, आप जांच मत कराइए? यदि आपको संशय थी, शंका थी, आपको जांच कराना था। कौन मना करके रखा होता? आप तो उनमें शामिल थे कि जिन्होंने आपने सीबीआई और ईडी को बैन करके रखा हुआ था यहाँ पर। में आप तो चाहते ही नहीं थे कि सीबीआई आए यहाँ पे जांच करे। ईडी बैन नहीं हो सकती, ईडी बैन नहीं सीबीआई हो थी, सकती है। सीबीआई बैन थी, राज्य का मामला था। तो यही मैं कह रहा हूँ, जो मंशा होती है वो मंशा में कमी थी कांग्रेस के 5 वर्षों के शासनकाल में। आपने कभी इस बात को नहीं ठीक उठाया। है, समय थोड़ा सीमित है। रमेश पांडे जी, आखिरी जवाब चाहूंगा। सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है कवासी लखमा, जिनके समर्थन में कांग्रेस के नेता भी बयान दे रहे हैं और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने भी बयान दिया। ये तो सिर्फ एक मोहरा है, इन्हें फंसाने वाले लोग पार्टी के बड़े दिग्गज नेता है। क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि सब कुछ कवासी लखमा के इर्द गिर्द घूम रहा है। ये कार्यालय को लेकर जो नोटिस जारी हुआ शायद वो भी। देखिए, ईडी एक संवैधानिक संस्था है। पॉलिटिकल लोग तो, राजनीतिक लोग अपने तरीके से अपनी बात रखते हैं, लेकिन ईडी का जो एक दायरा है उस दायरे पे कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। वो अपने तरीके से ये जांच कर रहे हैं और मेरे ख्याल से उस पर किसी को आपत्ति भी नहीं होना चाहिए। उनका जो जांच का रवैया है बड़ा साफ सुथरा है। अब ये अलग विषय है कि उसमें हर आदमी उसका तर्क अपने तरीके से दे देता है। इसलिए मैं कहूंगा कि ईडी को निष्पक्ष तरीके से जांच करने का अवसर दिया जाना चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, अब देखना होगा कि इस मामले को लेकर जांच होती है और जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल समन जारी किया गया है और पूरा ब्यौरा मांगा गया है कि कार्यालय में जो लागत का इस्तेमाल हुआ है वो लागत के स्रोत क्या है। आने वाले समय में स्पष्ट होगा कि ये जो तमाम आरोप या आक्षेप लगाए जा रहे हैं उनमें कितना दम है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए नाज़ुक टीवी। नमस्कार।